पाकिस्तान के सियासी माहौल में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर एक सेंट्रल अगर रोल है किसी चीज़ का तो उस मुज़ाकरात के अमल का है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी के माबैन जारी है। ये रास्ता भी दे सकता है आइंदा के लिए और सियासी मसाइल को समेट भी सकता है और आइंदा के लिए सियासी फ़ज़ा की बेहतरी की जानब पहला कदम साबित हो सकता है। और इसकी नाकामी की शक्ल दूसरी हमारे पास ये होगी कि जो सड़कों के ऊपर पिछले चंद साल से एक एहतजाजी सियासत जारी है उसी की हम कंटिन्यूशन देखेंगे और बेहतरी की तरफ मामला आते हुए कम नज़र आएंगे। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली तो अभी कोई स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन रोज़ाना पिछले 2 रोज़ से एक खबर चलती है कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कमीशन नहीं बनाया जाएगा। इरफान सदीकी साहब इसकी बाकायदा कैमरे के ऊपर भी और ट्वीट्स में भी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन आज फिर खबर हुकूमती ज़राए से यही चल रही है कि हुकूमत मुखालफत करेगी, ख़ास तौर पर 9 मई के मामले के ऊपर कमीशन के क़याम की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी मुतालबा है। तो क्या ये मामला आगे चलेगा या इसी तरीके से अभी पिंग पोंग चलेगी कि एक जमात कहेगी कि आप बनाइए, दूसरी जमात कहेगी कि नहीं ये बन नहीं सकता? क्या इसकी कोई अमली शक्ल है कि दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? कमीशन बनाने पे आमतौर पर उसूली तौर पर कोई बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होने चाहिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पाकिस्तान के आइन और कानून में एक बाकायदा कानूनी हैसियत से एक तरीक़ाकार मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट किसी भी सीनियर जज को ये कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट को लिख सकती है कि किसी जज की तकर्री की जाए, वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट अपनी तैयार करें और वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पूरा मामला तमाम फ्रीकैन के लिए भी पाकिस्तानी कौम के सामने भी खुलकर आ जाएगा कि असल में मामला क्या था और उसकी अब शक्ल क्या है। तहरीक इंसाफ जिस हद तक मुलव्वस होगी उस हद तक उसकी सज़ा का तयन करना भी आसान हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा करती है कि उस दिन सिक्योरिटी के उन जगहों के ऊपर जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करते हुए गए वहाँ पर उस कदर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी या पुलिस वालों ने नहीं रोका, तो उसकी जो तौजीहात होंगी वो भी उस रिपोर्ट में आ जाएंगी। या 26 नवंबर को अगर गोली चली और गोली चलने के नतीजे में कुछ लोगों की अमवात हुई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए, वो तादाद कितनी थी, गोली किसके हुक्म से चली, ये मामला भी शफाफियत से सामने आ जाएगा। तो बज़ाहिर उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नज़र नहीं आती, लेकिन रिलक्टेंस अभी बहरहाल मौजूद है जिसका वाज़ेह जवाब हमारे पास नहीं है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान शेख राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आपको लगता है कि मामला आगे चलेंगे या अभी हुकूमत की जानिब से झिझक है ये कमीशन के क़याम के मामले में? जी, जो बयानात सामने आए हैं जिनका आपने हवाला दिया और बहुत ही खूबसूरत इंट्रो आपने दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत भाग रही है इस तमाम अमल से। आपने दुरुस्त कहा कि कोई इसमें हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, कानून मौजूद है। देखिए, ये कहना कि ये मामला अदालतों में हैं बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात है। अदालत में तो हर फर्द का इनफरादी मुकदमा होता है कि जैद ने उस दिन क्या किया, क्या वो अंदर गया, क्या उसने आग लगाई, क्या उसने गमला तोड़ा, ये मुकदमा है जो अदालत में है। हम तो एक उमूमी बात जानना चाह रहे हैं कि उस दिन ये कैसे हो गया कि मुल्क में 8-10 जगहों पे ये वाक़या होता है, मुज़ाहरे होते हैं और हर जगह CCTV फुटेज जो है सिवाय उन चंद टोटों के जो हमें दिखाए जाते हैं वो गायब है। 8-10 घंटे की मुसलसल CCTV फुटेज क्यों नहीं है जिसमें नज़र आए कि अगर आग लगी है तो तेल छिड़कने वाला कौन था, उसको आग दिखाने वाला कौन था, गेट अगर खुले हैं तो कैसे खुले हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं CCTV में मौजूद होनी चाहिए, CCTV की फुटेज में, लेकिन ये हमें नहीं दी जा रही। मुसलसल हमारे मांगने के बावजूद ये तमाम मामला सामने नहीं आ रहा। इसी तरह 26 नवंबर के हवाले से बात है कि उस दिन क्या हुआ, कितने बजे गोली चलना शुरू हुई, कौन उसके गवाह हैं। मुतअद्दिद सहाफ़ी हज़रात जो ब्लू एरिया में काम करते हैं वो हमसे बात कर चुके हैं, उनके पास शवाहिद हैं, उनकी बात काबिल एतबार है, तो क्यों इसको आगे आने नहीं दिया जा रहा। देखिए, जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो ज़ाहिर बेशुमार इलेक्शन पिटिशनें अदालतों में गई थी। इसके बावजूद 2015 में एक इंक्वायरी कमीशन बैठा था इलेक्शन की उमूमी जो साख्त है उसके हवाले से देखने के लिए कि क्या इलेक्शन पे हमला किसी मरकज़ी जगह से हुआ, क्या ये फ़र्दन धांधली हुई या नहीं हुई। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको कमीशन ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए देखा जा सकता है और ये कहना कि ये मामला चूँकि अदालतों में है वो बिल्कुल गलत और गैर मुतल्लिक बात है। क्या आप इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत पहले कमीशन के क़याम का ऐलान करे या उसके बगैर अगले राउंड में जाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या तरीक़ाकार होगा आइंदा के लिए? नहीं, हमने जो हमारी आखिरी जो नशस्त थी उसमें कह दिया था कि अगली नशस्त तभी होगी
जब आप उसूली तौर पे कमीशन के क़याम का इकरार करेंगे, मान लेंगे, उसके बाद हो सकता है हम बैठें उसकी जो तौजीहात हैं उनका जायज़ा लेने के लिए। लेकिन अगर आप सिरे से मानते ही नहीं कि कमीशन बनना चाहिए तो फिर अगली नशस्त का कोई मतलब नहीं, हम नहीं बैठेंगे। राजा साहब, अभी रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट थी जहां बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर आर्मी चीफ से मिले, वो मुझे, अगर मैं पाकिस्तानी जो सियासी तारीख है 70-75 सालों में जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों की क़यादत कैमरों के सामने भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैक चैनल के ज़रिए भी कांटेक्ट में रही माजी के अंदर, तो उस हवाले से मैं देखूं तो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लगती है। और पीटीआई का तो मौका भी यही था कि असल स्टेक होल्डर्स वही हैं तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो लगता है कि मामला आगे चला है या नहीं चला? देखिए, इस हवाले से मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। ये मुलाकात जैसा कि हम कह चुके हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के अमीर भी वहाँ मौजूद थे, तो मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया था जिनके हवाले से ये ख्याल था कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ गए बतौर चेयरमैन पीटीआई। तो इस बात को मैं कोई बहुत ज़्यादा इसलिए तूल नहीं देना चाहता। देखिए, वहाँ बैठे हुए गुफ्तगू हो सकता है कुछ हुई हो दीगर मामलात के बारे में कि किस तरह रियासत के जो इदारे हैं उनमें और अवाम में हम आहंगी ज़रूरी है मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क में सिक्योरिटी के लिए। तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू हुई। सियासत जो है वो हिस्सा है किसी भी कौम की ज़िंदगी का, और कोई भी इदारा, फ़ौज हो, दीगर हमारे इदारे हों, वो अवाम की तायीद के बग़ैर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए सियासत कोई शजरे ममनुआ नहीं है, सियासत के बारे में गुफ्तगू शजरे ममनुआ नहीं है। एक सबसे बड़ी मुल्क की जमात को आप बाहर रख के मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। तो इसलिए मीटिंग अगर मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से है, मुल्क के दिफा के हवाले से है, मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से है, तो ज़रूर ये बात होगी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह मुमकिन है। तो मुझे कोई आर इसमें नज़र नहीं आता। मुक़तदरा बहरहाल एक हकीकत है, हम आइन और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मारूजी हालात क्या हैं और हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं एक ज़िम्मेदार पार्टी के तौर पर। देखिए, जो तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़िज़ा है पिछले 2-2.5 साल के अरसे में, उसमें तो अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होना, मैं तो उसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर ही लेता हूँ, जिससे बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है और तनाव में कमी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन। लेकिन ये शायद आर्मी चीफ से बराह रास्त इंटरेक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी और का हुआ। मेरे ख्याल में जो पब्लिक नॉलेज में रिसेंट पास का इंटरेक्शन है वो तो पहला ही था। लेकिन 24 और 26 नवंबर के माबैन अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में थे, पैगाम रसानी इधर से उधर भी हो रही थी, तो वो कॉन्टेक्ट्स तो मौजूद थे। तो कुछ तनाव में कमी आई है रिसेंट वीक्स में या नहीं आई है? देखिए, हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। जिस तरह के फ़ैसले आए हैं, जो ये अलकादिर का फ़ैसला आया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बुशरा बीबी को जिस तरह उसमें एक तरह से रगेदा गया है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून आइन जो है बहाल हो, कानून आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, जज दबाव से बाहर आएँ, जुडिशरी जो है वो आज़ादाना बेखौफ फ़ैसले करे। तो ये सब कुछ मुमकिन है और हम समझते हैं कि इस तरफ बढ़ा जा सकता है और हमारा मुकम्मल ताउन होगा इस मकसद की तकमील के लिए। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आगे चलने की ज़रूरत है, अभी हम उस मंजिल के करीब नहीं पहुँचे। देखिए, किसी स्टेज पे नवाज़ शरीफ साहब को इकामा के ऊपर सज़ा भी हो रही थी, मरियम नवाज़ जेल में थी, नवाज़ शरीफ जेल में थे, और उसी मौके के ऊपर नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी के लिए तरीक़ाकार भी निकाला गया, फिर बैक चैनल राब्ते भी इस्तवार हुए। तो सियासत के अंदर ये चीज़ें डूएबल हैं। अदालती निज़ाम से आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, मियाँ साहब को भी मिल गया था, आपको भी मिल जाएगा किसी हाई कोर्ट लेवल से या सुप्रीम कोर्ट लेवल से। तो बैक वक्त भी ये दोनों चीज़ें चल सकती हैं, सज़ा का अमल भी और साथ जज़ा का अमल भी। जी बिल्कुल ठीक है, और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलेगा तो ये मुकदमे बिल्कुल तहलील हो जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह हैं कि वो जेल में बैठे हैं, चट्टान की तरह बैठे हैं और कानून के मुताबिक बाहर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेहनत करके, समाजत करके बाहर आएँ, कोई जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के, प्लेटलेट्स गिरा के बाहर आएँ, ये वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
सर एक रिसेंटली हमने कुछ खबरें सुनी थी कि जो इमरान खान के बाज़ बयानात हैं जिसमें वो ललकारते हैं आर्मी चीफ को, उससे तनाव पैदा होता है, तो उसमें उनकी ज़ुबान बंदी की या उसमें नरमी पैदा करने की बात की गई थी कि ये माहौल में तलखी पैदा होती है ऐसे बयानात के नतीजे में। पहले तो लगा ये कि एक हफ्ते में थोड़ी उन्होंने चुप साधी है, लेकिन अलकादर के बयानात के बाद यके बाद दिगरे उन्होंने 2 फायर और किए हैं, तो मामला थोड़ा सा अटकता है इस वजह से या नहीं अटकता ये बयानात की वजह से? नहीं अटकना चाहिए ना। देखें, आप हालात को ठीक करेंगे तो बयानात भी ठीक हो जाएंगे ना। बयानात जो हैं वो हालात की अक्कासी कर रहे हैं। जिस बात है बयान जो आ रहा है, जो बात हो रही है वो उन हालात के मुताबिक है। अगर इस मुल्क में हम तनाव कम चाहते हैं तो जबर को कम करना होगा, इंसाफ को बहाल करना होगा, बयान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ एक बाहमी रब्त के साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि एक फरीक जो है वो के जुल्म के सामने अब मैं चुप हो जाता हूँ, खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, आपका दिल करे तो जुल्म को कम कीजिएगा, ना करे तो ना कीजिएगा। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। वाशिंगटन में तब्दीली, ट्रंप इंतज़ामिया, अब तो उसने चार्ज संभाल लिया, सदर बन गए बाकायदा ऑफिशली, क्या उसका पाकिस्तानी सियासत के ऊपर असरात आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा कोई इन्हिसार नहीं है अमेरिका में तब्दीली पे। हम समझते हैं हमारे फ़ैसले यहीं होने हैं, हमारे अपने सियासी अमल के नतीजे में होने हैं, कानूनी अमल के नतीजे में होने हैं, तो यहीं होगा। इतना हो सकता है कि अगर वहाँ से कोई दबाव था जमहूरियत के ख़िलाफ़, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़, तो हो सकता है वो दबाव अब छट जाए और आसानी हो हमें सियासत और आइन को इस मुल्क में बहाल करने में। सर बहुत से तो लोग जो सियासी एतबार से अगर देखें तो बहुत से लोगों की एंटिसिपेशन ये थी कि वहाँ ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ ओहदेदारों ने अगर इस हवाले से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या सिविल राइट्स के हवाले से कुछ आवाज़ उठाई, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। तो अब नई इंतज़ामिया के आने के बाद क्या आप लोगों की एंटिसिपेशन है कि कुछ ऐसे बयानात वहाँ से आ सकते हैं या नहीं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और कहना भी नहीं चाहता। जो भी होगा हम देखेंगे। वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद हैं। ज़ाहिर है वो वहाँ जो अहदेदारान हैं उनसे मिलते होंगे, बात करते होंगे। अगर उनके मिलने के नतीजे में, बात करने के नतीजे में वहाँ कोई फ़िक्र है पाकिस्तान के हवाले से, देखिए पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है। इसमें अगर बदइंतज़ामी होती है, इसमें अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, ये पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। इसलिए पूरी दुनिया हमारी तरफ ज़रूर देख रही है। EU से बात आई है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है किसी सूरत उनको काबिल कबूल नहीं है। तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानी हुकूक से है, और इंसानी हुकूक कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होते। ये अब मुसल्लम एक दुनिया की सोच है, UN चार्टर इसी पर मबनी है कि इंसानी हुकूक तमाम आलम का मामला है। तो इस हवाले से अगर गुफ्तगू होती है तो वो होगी। हम इन्हिसार नहीं कर रहे इस गुफ्तगू पे, लेकिन ये मुमकिन है कि वहाँ से सवाल उठें इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से। आपकी पार्टी या किसी आपकी पार्टी के हमायती ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रंप इंतज़ामिया का वो जो इनाग्रेशन का प्रोसेस था उसके अंदर शिरकत की? कल हम मोहसिन नकवी साहब को देख रहे थे, वो कैपिटल वन एरिना में भी नज़र आ रहे हैं और कई जगहों पे भी। तो आपकी जमात की भी कोई नुमाइंदगी थी वहाँ पर? देखिए, ज़रूर होंगे लोग। मैंने कोई वो रोल कॉल नहीं मंगवाई, पता नहीं किया, लेकिन हमारे बहुत लोग वहाँ पे बहुत अहम रोल अमरीकी ज़िंदगी में अदा करते हैं, तो उस हवाले से ज़रूर उनको बुलाया गया होगा। लेकिन मैं कोई आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन होंगे मुख्तलिफ। वहाँ पे आपने देखा इवेंट्स हुए, फंक्शन हुए, तो मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। मुझे तो ज़्यादा जयशंकर साहब नज़र आए पहली रो में बैठे हुए। हो सकता है हमारे लोग हों वहाँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के एंड के ऊपर, मालूम नहीं कि उसकी आउटकम क्या होगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन वो कुछ पॉइंट्स रेज़ कर रहे हैं, एक या दो उनके साथी जजेस भी वो नुकात की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन वो मामला अभी अगर खाली एडिशनल रजिस्ट्रार की खिंचाई तक ही रहना था तो फिर तो उससे हल नहीं निकलना, मामला उससे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, मुकदमात कौन कैसे सुन सकता है, उसके ऊपर आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी बयान देखा, कराची बार का भी बयान देखा। आपकी जमात इसके ऊपर क्या पोजीशन इख्तियार कर सकती है? वो मुकदमा अब लगा हुआ है 27 तारीख को।
जी हम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। हमने शुरू दिन से कहा है और हमने मज़ाहमत भी की, हमने पूरी कोशिश की कि ये तरमीम ना हो, और हमें फ़ख्र है अपने किरदार पर। जिस तरीके से ये तरमीम हुई वो पूरी कौम के सामने है। 8 फरवरी को एक हमला हुआ था अवाम की राय पे। मैं समझता हूँ ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये भी एक हमला है अवाम की राय पे। आइन किसी भी कौम का ज़मीर हुआ करता है। जिस तरह से ये तरमीम की गई अगवाकारी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, जबर के ज़रिए, ये हम सब के लिए बाइस शर्म है। और जो लोग इस तरमीम को जमहूरियत की फ़तह करार देते हैं उनके बारे में क्या कहे इंसान, गम के आंसू ही बहा सकता है। तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे, लेकिन ये मुखालफत मैं समझता हूँ अदालत के अंदर तो होगी, लेकिन बिलाखिर इसको सियासी सतह पे हमें जीतना होगा। पाकिस्तान के अवाम की जो सही राय है उसके मुताबिक हमें आइन साजी करनी होगी, और आइन में जो ये एक मैं समझता हूँ हमला है आइन पे, इस हमले को हमें पसपा करना होगा और आइन को उसकी अच्छी और बेहतर हालत में लाना होगा। क्या पीटीआई इस मुकदमे में फरीक है, ये जो 27 वाला, या कोई दरख्वास्त देनी है आपने? मुझे पूरी इसकी वाकफियत नहीं है, अगर रोशनी डाल दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसमें है और पीटीआई की जानिब से हम कल या परसों दरख्वास्त डाल रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। डालने का इरादा है आपका? आप भी पिटीशन डाल रहे हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। सही है सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अलकादिर ट्रस्ट वाले फैसले के बाद फॉर द टाइम बिंग तो वो जेल में ही नजर आते हैं, रिहाई के फौरी इम्कानात तो नज़र नहीं आ रहे। जी देखिए, वो तो इस मुल्क में आप जानते ही हैं, एक मुकदमे के बाद 10 और मुकदमे बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। FIR लिखने वाले, मुकदमे बनाने वाले तो मुझे लगता है किसी भी ज़मीर की कैद से आज़ाद हैं। जो उनको कहा जाए वो लिख देती हैं। कत्ल का मुकदमा बनाना हो, चोरी का मुकदमा बनाना हो, वो तो बनते हैं। मुझ पर 18 मुकदमे बने हुए हैं, तो ये तो होता रहेगा। इनका कोई, मैं समझता हूँ इन मुकदमों का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। जब हालात बढ़ेंगे एक सियासी इदराक की जानिब, जब ये समझ आएगी लोगों को कि मुल्क की जो फलाह है, मुल्क का जो मुस्तकबिल है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि मुल्क में झूठ ख़त्म हो, जबर ख़त्म हो, तो ये तमाम मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक अलकादिर का ताल्लुक है, ये इतना कमज़ोर फ़ैसला है। मैं आपको बतौर वकील कहता हूँ, PTI के हवाले से नहीं, जितने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं उनमें ये कमज़ोर तरीन फ़ैसला है। तो ये किसी सूरत भी हाई कोर्ट में मेरी नज़र में चंद हफ्तों से ज़्यादा कायम नहीं रहेगा, शायद उससे जल्दी ये मुअत्तल हो जाए। सलमान नकम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपने। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा साहब, एक बड़ा रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ की क़यादत से। आपके नॉलेज में तफसीलात हैं? मेरा ख़्याल है कि मलिक साहब, जो गौर साहब का बयान आया है, पहले बयान ज़रा मुख्तलिफ था, फिर उन्होंने उसमें तरमीम की, फिर जो फ़ाइनल बयान आया वही बात है कि सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई, और उन्होंने कहा है कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। ये आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से उन्होंने ये खुद गौर साहब का भी ये बयान आया है, लेकिन मेरे ख्याल है दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन। वज़ीर आज़म के नॉलेज में थी ये मुलाकात? सबके नॉलेज में थी। आपके भी नॉलेज में थी? पब्लिकली हुई है मुलाकात। वो तो उधर ही जहाँ पे सारे लोग मिले हैं उधर ही साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को इस पर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया। यो आप कह सकते हैं इन एन ओपन मीटिंग उन्होंने बताया। ओपन मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया उन्होंने? जी, उन्होंने आगाह से जो वो सारी जो मीटिंग थी, बेसिकली तो जो खलफशार है इस वक्त KP में, उसके मुताबिक मीटिंग थी ना वहाँ पे पेशावर में। नहीं, वो तो ठीक है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ने आगाह किया कि क्या बातें हुई थी? हाँ बिल्कुल आगाह कर दी। सर, अगर मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तहरीक इंसाफ का, हुकूमत से भी शुरू हो जाए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक हिस्ट्री मौजूद है 70-75 सालों की, इस्टेब्लिशमेंट से सियासी क़यादत मुख्तलिफ जमातों की मिलती रही, आपकी अपनी जमात मिलती रही, तो इसमें मुज़ायका तो कोई नहीं है। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होया हुआ है पिछले कुछ अरसे का, उसको ब्रिज करने में मदद मिल सकती? देखें, ट्रस्ट डेफिसिट का जो लाइबिलिटी है वो सारी की सारी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी PTI को।
और उसको डेफिसिट को जो कंपनसेट या उसको गैप को पूरा करने की भी एफर्ट उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि मलिक साहब आप बड़ा कीन, आपके ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज है, यू आर इन दिस प्रोफेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। माजी में बाकायदा टेक ओवर्स हुए फ़ौज की तरफ से, कुछ लोगों को जो है ताकत से महरूम किया गया, इक़्तिदार से महरूम किया गया, एब्रोगेट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किए गए, लेकिन इस तरह रिएक्ट नहीं किसी ने किया जिस तरह इन्होंने रिएक्ट किया है। कि ये पहले इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, साइफर लगाया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, इसके नारे, फिर उन्हीं के कदमों पे जाके गिर गए, फिर उन्हीं से मिन्नतें करने शुरू कर दी। ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन आर हिस्ट्री। पहले किसी ने ये इस किस्म की और फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ जो नारे लगे मीर जाफ़र, मीर सादक के, वो शायद मेरे ख्याल में पीछे चले जाएँ तो जनरल अयूब के ज़माने में कुछ नाराबाजी उनके खिलाफ हुई थी, उसके बाद आपको नहीं। देखें फॉर्मर जो आप जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, देखें नारे भी जो हैं आपने गुजारा भी तो आपने, आपके स्पॉन्सर भी तो वही थे ना, कफील भी तो वही थे ना। तो आप एक बंदे ने आपकी कफालत की है और आप उसके खिलाफ फिर नारे भी लगाते हैं, तो कौन आप एतबार करेगा? कफील बनना दुरुस्त फैसला था? मैं तो इस चीज़ के, मेरा ओपिनियन जो है बड़ा क्लियर कट है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो हुक्मरानी नहीं कर रहा था, वो हुक्मरानी कर रहे थे। जब इक़्तिदार में थे कहते थे कि मैं हुक्मरानी करता हूँ, मेरी वो मदद करते हैं। तो मुझे बताया जाए, जो आपने सवाल किया है, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि किस तरह इन पे एतबार किया जाए, कोई तरीका ऐसा डिवाइस कर दे, कोई कौन डिवाइस करे कि एतबार किस तरह किया जाए। आप देखें कि इसी पिछले 15-20 दिन, महीने के अंदर, महीना, सवा महीना, 1.5 महीना कह ले, ये पहले पॉलिटिशियन से बात करने को तैयार नहीं थे। ये कहते थे कि हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। उसके बाद हाँ, हमारे साथ भी बात करने को तैयार है। शायद वो ख्वाहिश भी जो है वो भी वहाँ की मौजूद है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से भी बात। आपके ख्याल में ये तब्दीली कैसे हुई? वो कहते हैं कि हमारे ज़रिए यानी वो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वी आर ए मीडियम टू अराइव और टू रीच। तो क्या नुकसान है अगर आपकी मंजूरी से हो जाए मुलाकात? तो मुज़ाकरा तो नहीं करवा दें? नहीं, फिर मैं वही बात कहूँगा कि कोई बंदा क्रेडिबिलिटी भी तो इस्टेब्लिश करे ना, कि ये जो बात करेंगे वो मुकर नहीं जाएंगे, उसको यू टर्न नहीं ले लेंगे। जो आपकी सियासी क़यादत आपस में उनके मुतालबात का आप जवाब देगी, आपने सोचा है कि आपने क्या जवाब देना? कमीशन बनाएंगे? मुझे नहीं पता। आपके ख्याल में कमीशन बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में कमीशन 2014 से बनाना चाहिए, जब धरना दिया गया था। उसके बाद जितने वाक़यात हुए हैं सब के ऊपर कमीशन बनाना चाहिए। आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आप खुद बना दें। ये तो आपका प्रेरोगेटिव है। नहीं, हमें हम तो समझते हैं ये पानी पुलों के नीचे से गुजर गया हुआ है, तो आप बना दें। लेकिन गुजर गया हुआ है, लेकिन अगर वो कमीशन कहते हैं, अगर उनको एक्सेप्टेबल है, तो हम कमीशन जो है वहाँ से पीछे से मैं आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट तो पीछे से बना दें। बनाए। धरना कौन स्पॉन्सर कर रहा था? बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप बर्दाश्त कर लें। लेकिन अगर ये जो है जी ऑलरेडी ये चीज़ जो है इट्स पब्लिक है कि वो धरना, मैं आपके सामने कहता हूँ कि धरना जो है पाशा ने करवाया था, और धरना जो है वो इसने ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था। पाशा साहब तो आई थिंक उस वक्त रिटायर हो गए थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम। लेकिन पाशा साहब होते हैं ना कि पीछे जो ऑथर थे इन सारी चीज़ों के, वो थे। और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी जो लीडरशिप थी उस वक़्त की फ़ौज की, ठीक है, उन्होंने अपना किरदार जो है पॉजिटिव अदा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्या उस वक्त जनरल राहील शरीफ वो पॉजिटिव रहे इस मामले में? उन्होंने सोचा कि जमहूरियत चलती रहे? मेरा ख्याल है को मैं आपसे जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक। लेकिन एक्सटेंशन के मामले में उनका क्या रोल था? अपनी एक्सटेंशन के मामले में कोशिश की उन्होंने? जी उन्होंने कोशिश की। नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। वो नहीं माने, मियाँ साहब नहीं माने। मियाँ साहब नहीं माने। तो फिर एक इशू है जिसको किसी ना किसी जगह पे सियासी क़यादत को ये डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की दफ़ा भी ये इशू सामने आया।
सूनर और लेटर तो पॉलिटिकल लीडरशिप को कहीं ये बैठ के बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए जी। मेरा ख्याल है कि ये आप व्हाई डू यू रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट पॉलिटिशियंस, यू नो। इस मुल्क की प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें पॉलिटिशियंस की कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन इस मुल्क में जो तबाही जो है, जो हमारी जुडिशरी ने मचाई हुई है पिछले 75-76 साल से, वो भी इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, और दैट शुड आल्सो बी क्लीन्ड एंड कम से कम उसका कोई चीज़ जो है आगे के लिए रास्ता हमें मुतय्यन करना होगा कि वो मिस्टेक्स जो हैं दोबारा जो है ना, अब वो आपने देखा है वो नसीम अशरफ साहब की जो किताब के उन्होंने बयान जो है पढ़ा ना आपने उसने जी, कि जनरल प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस वक्त चीफ जस्टिस को जो है वो बाथरूम में मुलाकात की और उनको ये जैसे अरशाद वाली किताब में 2 किताबों का तस्करा, जैसे अरशाद वाली किताब का जिक्र है, तो वो चीफ जस्टिस में उस वक्त मुझे हैरत है कि वॉशरूम में जाकर उनको यकीन नहीं दिलाइए कि हम सजाए मौत नहीं देंगे, हालांकि केस उस वक्त उनके पास नहीं था, चीफ जस्टिस के पास नहीं था उस वक्त केस। बहरहाल वो मेरी अपनी इतला है, मैं आपकी इतला मेरी अपनी इतला है कि जनरल मुशर्रफ ने जब ये मामला अपने साथियों के साथ रखा, मैं उनमें से एक बंदे ने मुझे बात बताई, एक साहब जो वहाँ पे मौजूद थे, वेरी सीनियर मैन, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द लीडरशिप एट दैट टाइम इस्टेब्लिशमेंट की जो थी वो इस हक़ में थी कि मियाँ साहब को, जो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरा वो लीडर है, तो किस हक़ में थी कि सजाए मौत दी जाए? सजाए मौत दी जाए। जनरल मुशर्रफ की जो अक्सरियत थी उनके, जिन्होंने कू किया था, उनका ख्याल है, जो जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 100% जो थे, अकेला जनरल मुशर्रफ था जिसने कहा था कि ये मुनासिब नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने कहा मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, बाकी साहब ने कहा जी कि नहीं मुनासिब। बाकी कहने वाले कौन थे? जो कू प्लॉटर्स थे जिन्होंने कू किया था? नहीं, जो उस वक्त की लीडरशिप थी, इट वाज कू से बाद की बात, कू के बाद की बात। तो उस वक्त जो उन्होंने वो हुकूमत बनाई थी, उनके लोगों का ख्याल ये था कि ठीक है सजाए मौत। मुझे उधर एक साहब बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे कहा, मैं आपको प्रोग्राम के बाद उनका नाम भी बता दूंगा। तो फिर तो जनरल मुशर्रफ बाकियों से ज़्यादा जमहूरियत पसंद उनको कहना नहीं, उन्होंने कहा कि बेहतर होगा हमारे लिए, बेहतर होगा हमारे लिए कि इनको हम जाने दें। मैं उस वक्त मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई, इन तीनों ने जो एफर्ट शुरू किए हुए थे वो भी इसमें मेजर रोल उन्होंने, लेकिन वाशिंगटन की बैकिंग थी उस पूरे प्रोसेस का मियाँ साहब के खिलाफ। नहीं जी, मियाँ साहब को यहाँ से जी जद्दा पहुँचाया। वो क्लिंटन ने एग्जैक्टली क्या रेज किया जनरल मुशर्रफ? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ उस वक्त ये काफ़ी चर्चा था कि अमेरिका ने इस पे बात की है कि मियाँ साहब को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, शायद जनरल मुशर्रफ से कहीं सवाल भी हुआ था जिसका उन्होंने आगे से जवाब भी दिया, पुरानी किसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा होगा, अगर कोई पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाए। वापस सर, अमेरिका का आज भी मुख्तलिफ मामलात में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं असर रसूख रहता है इस खित्ते की सिचुएशन, दूसरे मामलात के अंदर उनका है। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर अमेरिका ना चाहे तो IMF नहीं हल करेगा। देखें, हमें एक कर्जा लेना हो तो उसके लिए हम कभी यूएस ट्रेजरी के बंदे से मिलते हैं, कभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बंदे से मिलते हैं, बोर्ड लेवल से प्रोग्राम थ्रू होता है। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे इधर जानते हैं। अभी हमने मोहसिन नकवी साहब को वाशिंगटन भेजा है ट्रंप इंतजामिया के पास, आप नहीं गए या इसाकदार साहब नहीं गए, कोई इसकी मेन रीज़न? मैं तो कल टीवी पे मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हुए हैं। आपके नॉलेज में नहीं था? नहीं, मेरा क्या ताल्लुक बनता है कि किसी ने अगर कोई मिनिस्टर बाहर ट्रैवल करता है तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अच्छा, यूजुअली आप फॉरेन मिनिस्टर को तरजीह देते हैं या बड़ा कुछ सीनियर जो पार्टी लॉयलिस्ट होता है, जैसे आप पार्टी की तर्जमान? मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब इज़ नॉट पार्ट ऑफ PMLN, उनके ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वो आपके नुमाइंदे, पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पर, तो व्हाई नॉट ए PMLN लॉयलिस्ट? ये जिन्होंने भी फैसला किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है कि इज़ ए वेरी एस्ट्यूट नेगोशिएटर। मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, तो इट्स नॉट ए बैड चॉइस, इट्स ए गुड चॉइस। इट्स ए गुड चॉइस। पार्टी के ऊपर तरजीह देना उनको दुरुस्त फैसला है। ये पार्टी का कोई अना का मसला नहीं है। ये अगर किसी से कोई हल हो सकता है, मसला बेटर नेगोशिएट कर सकता है या किसी और वजह से उसका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा हो सकता है, तो किसी को ही, मैं नॉट ओनली इन दिस थिंग, जहाँ भी हो जो बंदा डिलीवर कर सकता है उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो पार्टी का है या पार्टी का नहीं है। अगर ट्रंप इंतजामिया से दबाव आता है इमरान खान के मामले में तो क्या करेंगे?
दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किए हुए हैं, अब भी बर्दाश्त करेंगे। पहले कौन सा दबाव बर्दाश्त किया? एडमिन वाको वाला? हाँ बिल्कुल। एडमिन वाको पे पूरी कौम यकजा थी, पूरी कौम, 25 करोड़ लोग उस वक्त आपके पीछे खड़े थे, ना करते तो आपको मुश्किल होती। नहीं, मैं उस वक्त भी जो है मेरा अपना ख्याल है कि बड़े स्ट्रॉन्ग वॉइसेस थी विद इन द गवर्नमेंट जो मियाँ साहब को कह रही थी कि जी ना करें। हुकूमत में कौन मुखालिफ था जो चाहता था ना करें? मैं अच्छा नहीं लगता। आप सब लोगों को जानते हैं। मेरा ख्याल है कि पावरफुल लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि इकॉनमी जो है वीक है, बहुत वीक है, को पैसे पकड़ लें और ना भाई पटाखा तो है ही हमारे पास, ज़रूरी नहीं है चलाना। बाद लोगों ने ये एडवाइस दी थी। सर इस सिचुएशन में मुश्किल पड़ेगी ट्रंप इंतज़ामिया से, जब उठ के कोई सवाल करेगा वहाँ पाकिस्तानी तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उसका दबाव महसूस किया जाएगा। देखें, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यू नो। आर यू रेडी फॉर इट? ओह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ इस मामले में कोई मुशावरत हुई? नहीं, मेरी तो कोई मुशावरत नहीं है। मैं तो जो फॉरेन मिनिस्टर जानता होगा या प्राइम मिनिस्टर जानते होंगे। सर ये जो टॉक्स का प्रोसेस है, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए भी, आपकी हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, दोनों के लिए, कि शायद ये गुड अपॉर्चुनिटी है, दोनों अपने लिए रास्ता निकाल लें? इतबार करना मुश्किल है उनके ऊपर, तो मैं तो बिल्कुल ना करूँ। तो फिर बात ही ना करें, बात क्यों कर रहे नहीं, मैं इट्स ए कलेक्टिव डिसीजन। मैं तो एक सोल वॉइस हूँ। आप चाहते हैं नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं मुज़ाकरात के हक़ में ज़रूर हूँ, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं किसी ऐसे नोट पे उनको कंक्लूड होना चाहिए जिसमें जो उन पे एतबार किया जा सके पीटीआई पे। सर सबसे तो लिखी बड़ी बात पे मुकर जाते हैं। मुज़ाकरात की सक्सेस स्टोरी के लिए आपको अभी 2014 की आपने मिसाल दी, नासरुल मुल्क वाला कमीशन शायद उस मुज़ाकराती अमल की एक कामयाबी के तौर पर आप मिसाल दे सकते हैं। वो इलेक्शन धांधली के ऊपर जितना शोर था उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो सेटल डाउन हो गया। तो अभी भी मुज़ाकराती अमल आपको किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचा सकता है अगर आप दोनों नहीं, मैंने तो आपको कहा है कि 2014 से के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं या जो भी सियासी हादसात हुए हैं, देखें मैंने आपको एक मिसाल दी है ना कि पहले तो टेक ओवर्स होते थे ना, टेक ओवर्स होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट होता था, उसमें जो भी दोज वर ह्यूज अपहीवल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अपहीवल्स एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स। आप कह सकते हैं कि डिमोलिश हुआ, सिस्टम डिमोलिश होते थे और उसकी बड़ी भारी कीमत जो है हमने अदा की हुई है। जो फ़ैसले हुए 80 की दहाई में उसकी कीमत आज भी अदा कर रहे हैं। जो फ़ैसले जो है इस सदी के जो पहली दहाई थी उसमें जो फ़ैसले जनरल मुशर्रफ के वक्त हुए उसकी कीमत आज भी अदा कर रही है। दहशतगर्दी वही शाखसाना है, उसी का शाखसाना है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी जो है वो मैं कल गवादर गया हुआ था, मुझे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बता रहे थे कि 2018 में यहाँ पे दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बलूचिस्तान में, लेकिन फिर उसने सर उठाया हुआ है और बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पे दहशतगर्दी इस वक्त जो है वो। सर ये जो मुदाखलत का आप तज़किरा कर रहे हैं पाकिस्तान की पूरी सियासी हिस्ट्री में, इसके 10-10, 15-15, 12-12 साल के अदवार गुजरे, क्या इस बात का अंदेशा है कि कभी मुस्तकबिल करीब में दोबारा भी हमें वो दिन देखना पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें जो इस वक्त जो सिस्टम हमारा गवर्नेंस का है, मैंने एक दो जगह लफ्ज़ इस्तेमाल हाइब्रिड इस्तेमाल किया है। हाँ, ये तो हाइब्रिड प्लस इसको आप कहना चाहिए। या तो उसमें जो है मेरा अपना ख्याल है कि जितनी इस वक्त बैगेज हमने माजी का उठाया हुआ है, सब ने मिल के, पूरी कौम ने, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल, सब शामिल हैं, वो बैगेज जो हमने उठाया हुआ है उसके लिए कोई एक सेगमेंट जो है पावर स्ट्रक्चर का या इशराफिया का वो उस बोझ को नहीं उठा सकते। ये जो, और ये कब तक ऐसे ही चलेगा? जब तक हम इसमें से निकल नहीं जाते, इस खोबे में से। कोई टाइम फ्रेम? मेरा ख्याल है कि इकनॉमिक रिकवरी इस तरह जारी अगर रही जिस तरह इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है, वो क्रेडिबिलिटी जो है इस्टेब्लिश हो रही है, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो हैं उन सामने नज़र आ रहे हैं, बावजूद पीटीआई की कॉल के रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि एक
एक एतमाद की जो है बहाली हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बहाली, लेकिन बहाली की तरफ निकल पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 1.5-2 साल के बाद वी विल बी इन ए पोजीशन टू एवेल्युएट कि आज हम कहाँ खड़े हैं, और उसके बाद कोई फैसले जो है किए जा सकते हैं। पॉलिटिशियंस ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं, पॉलिटिशियन ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं, या इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है फौरन, जैसे भी हालात हों। जैसे हालात। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इमरान खान को अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई इतबार नहीं करने को तैयार, उसके अपने लोग नहीं इतबार करते। उसके हमारे साथ जब कम्युनिकेट करते हैं वो कहते हैं कि क्या करें, वो एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है, उसके लोग कहते हैं। इमरान जेल से बाहर आ सकते हैं? फिलहाल तो सजा हुई है उसको। वो तो हाई कोर्ट से मेरे ख्याल इतनी वीक ग्राउंड्स हैं, उसमें ज़्यादा देर स्टे करना उसका हाई कोर्ट में मुश्किल। मैं आई टेंड टू डिसएग्री विद यू कि वीक ग्राउंड्स नहीं है। मुझे भी एक सवाल का बाद जवाब दे दें कि रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया है? सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन का केस है, लेकिन आप लोगों ने नया ब्लॉ को अमेंड कर दिया है। आप लोगों ने शहजाद अकबर की तफ्तीश नहीं की, रियाज मलिक की तफ्तीश नहीं की। मेरी आपने साकिब निसार से भी पूछा। इस सिर्फ एक सवाल, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है। मलिक रियाज के अकाउंट में रियासत का पैसा नहीं जा सकता। मैं बस आई एम सेटिस्फाइड, बस खत्म हो। नैब की जो कैबिनेट अप्रूवल है उसका क्या करेंगे? ये कैबिनेट अप्रूवल 4 बंदों ने स्टेटमेंट दी हुई है कि हमें लिफाफे में बताया नहीं गया कि क्या है। आपके ख्याल में वो काफ़ी होगी स्टेटमेंट? टीवी के वो बयानात काफ़ी होंगे? वो देने को भी तैयार हैं बयान, वो देंगे तो तब है ना, उसके बगैर बिल्कुल। अभी भी वो टीवी पे बैठ के जो लोग हैं जो कहते हैं। आपको लगता है कि इमरान जेल में ही रहेंगे? फिलहाल एज ऑन टुडे तो मुझे यही समझ आती है, पर हालात जो हैं वो यही बताते हैं कि अभी तो जेल में ही रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या वो दोबारा अपने लिए नंबर 1 स्लॉट देखते हैं, या वो पीछे रहेंगे और आगे बेटी को मौका देंगे? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब मेरे तो आज भी लीडर वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। मियाँ साहब ने जो पोजीशन संभाली हुई है उसमें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम है, और ये उनका डिसीजन होगा कि वो क्या फ़ैसला करते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अल्टीमेट अप्रूवल जो है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट की है या फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन जो हैं, वो उनसे बिल्कुल मशवरा करके उनसे अप्रूवल लेके किए जाते हैं। बातचीत का इमरान खान से वो भी मशवरा लिया गया था उनसे? मेरा नहीं ख्याल कि इससे बातचीत का, वैसे वो हमेशा मुज़ाकरात के हक़ में रहे हैं, और कभी भी वो उन्होंने इस किस्म का स्टैंड नहीं लिया कि जिसमें डेडलॉक क्रिएट हो। कंसलिएशन करने वाले आदमी हैं। लेकिन मुझे इल्म नहीं है, मियां शहबाज शरीफ ने ज़रूर पता किया होगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।